हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। मैं भी कुछ व्यस्त था अपने ज़िंदगी में, जिसके चलते आपके बीच बहुत लंबे समय से नहीं आ पाया था। और जो हमारा सेशन था वो आधा ही छूटा हुआ है और एग्ज़ाम आ गया है सामने। तो मैं अपने उन व्यस्तताओं से थोड़ा सा निजात पाया हूँ, थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैंने आज से आपका सेशन लेना दोबारा शुरू किया है। जहाँ पर हम लोग 10 on 10 का सीरीज चला रहे थे, जहाँ पर 10-10 सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और वो सवाल अब भी सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के दौरान रिविजन्स या प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, अभी इसका ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में भी हम 10 सवाल सॉल्व करेंगे और वो भी एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जहां पर केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड यानी कि प्रोग्रामिंग दिया रहेगा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। हर तरह का सवाल सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज के हमारे इस वीडियो सेशन का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोड स्निपेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास एक छोटा सा कोड दिया हुआ है और इस कोड को देख करके समझना है अच्छे से और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला काम हमारा जो है वो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यानी कि इस कोड में कह क्या रहा है। हमारे पास पब्लिक इंट सम और इंट ए कोमा इंट बी यानी कि सम नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है और जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट है इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। और इसके अंदर में एक दूसरा कोई वेरिएबल है एस नाम का, जिसको इनिशियलाइज किया गया है उसके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, दैट इज 0 के साथ। और फिर लिखा गया है एस इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न कर रहे हैं एस को। अब जब चूंकि इसको रिटर्न किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न कहां पर होगा, तो रिटर्न होगा ये मेन फंक्शन को। तो हमारे पास एक मेन फंक्शन भी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और यहां पर है इंटीजर x इक्वल टू 20, इंटीजर y इक्वल टू 30 एंड इंटीजर ऐड नाम का वेरिएबल लिया गया है। ऐड क्यों लिया गया है, क्योंकि यहां जो s को रिटर्न किया जा रहा है तो रिटर्न होने के बाद ऐड नाम के वेरिएबल में आकर के स्टोर होगा। वेरी गुड। तो हमारे पास ये s नाम का जो वेरिएबल है इसमें जो भी रिटर्न होगा रिजल्ट वो आकर के इस ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। वेरी गुड, ठीक है। और हम यहां से फिर उस फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं। हमारा फंक्शन है सम, इसको कॉल किया जा रहा है। तो कॉल करने के बाद हम इस x के वैल्यू को और इस y के वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो x का वैल्यू चला जाएगा a के पास और y का वैल्यू चला जाएगा b के पास, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग system.out.println के हेल्प से सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू ऐड हमको प्रिंट कर देना है। तो ये टोटल हमारा कोड का स्निपेट है, मतलब ये छोटा सा प्रोग्राम का हिस्सा है। अब इस प्रोग्राम के बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। जो आपका सेमेस्टर 1 एग्जाम होने वाला है इसमें एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द सम फंक्शन। ये जो हमारे पास सम नाम का फंक्शन है इसके एक्चुअल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, हम उन ऑप्शंस में से चूज करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है x, y, a, b, नन या फिर इधर a और b, यानी कि इधर 1 और 2। तो यहां पर जो हमारे पास बोला गया है एक्चुअल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर का मतलब क्या होता है भाई। तो एक्चुअल पैरामीटर इसको बोलते हैं क्या, यहां पर जो होता है उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, या फिर जो मेन मेथड से पास किया जाता है उसे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो हमारा जो नियम है वो कहता है कि जो हमारा मेन फंक्शन से हम भेज रहे हैं वैल्यू को उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और यहां पर जो लिखा हुआ हमें मिल रहा है यहां पर ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, राइट, फॉर्मल पैरामीटर।
तो यहां पर हमारा पूछा है एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है, सम नाम के फंक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है x, y ही हमारा एक्चुअल पैरामीटर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द वेरिएबल s इनिशियलाइज्ड टू इन द सम फंक्शन। यहां पर सम नाम का जो फंक्शन हमारे पास है, इसमें जो हमारा s नाम का वेरिएबल है, इसमें हम कौन सा वैल्यू से इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्या इसे हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या हम इसे 1 से कर रहे हैं, क्या इसे 2 से कर रहे हैं या फिर 3 से कर रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है कि s को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ, तो डेफिनेटली आंसर विल बी 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, What are the formal parameters of the sum function। हमने इसके बारे में थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया आपके साथ कि फॉर्मल पैरामीटर जो हमारा है वो यहां पर ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर है, तो डेफिनेटली a, b विल बी आवर राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था आज के सेशन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि एक केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है अच्छे से, और पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ में छुपा हुआ आंसर्स है, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं, उनको क्वेश्चंस को आंसर देना है, इसी पैराग्राफ से पढ़ करके आंसर निकाल के उसमें लिखना है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इंग्लिश में पैराग्राफ पैसेज वगैरह आते हैं, हिंदी में पैसेज आते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसी पैराग्राफ से उसी पैसेज से आंसर ढूंढ के लिखते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर भी हमारा देखने के लिए मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पढ़ना होगा पूरा अच्छे से। तो जावा इज अ ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज स्मॉल टॉक। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको अच्छे से देख के रखना है, क्योंकि इस पॉइंट्स में से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, आंसर आपको यहीं से मिलेगा। सिंस द अदर OOP बेस्ड लैंग्वेजेस हैव ओरिजिनेटेड, ऑलराइट, द OOP बेस्ड लैंग्वेजेस creates objects and the objects interact in a way so as to solve real world problems. The objects have their reference stored in a variable. Reference का मतलब होता है एड्रेस, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। They have their reference stored in a variable. तो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो वेरिएबल के अंदर में स्टोर किया जाता है, एड्रेस, रेफरेंस यानी कि एड्रेस। These variables are able to make lasting changes to the objects. However, if primitive type of variables are used, no method of the class can make lasting changes to these primitive data types. That can sometimes be a problem unless you understand the problem correctly. One such problem is updating a variable with the help of function. It cannot happen as primitive data type. Values cannot be changed in a function. So ये हमारा टोटल पैराग्राफ था और आपको एग्जैक्टली शांति से पढ़ना है एग्जाम में भी, और उसके बाद अब देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन सा आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हमारा कौन सा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, Which was the first truly object oriented programming language। चलिए बढ़ते हैं अपने उसी पैसेज पर दोबारा। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है आपको कि द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज स्मॉल टॉक। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन निकलने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर जो आपका ये 3rd नंबर ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। स्मॉल टॉक जो है वो सबसे पहला ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं कि आप C++ या जावा में टिक मार के आ जाएंगे, बट आपको पैसेज देखना है, पैसेज में क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is a fundamental way in which OOP based languages work? तो इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल वे है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज जो है वो वर्क करता है। तो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड दीज ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो OOP में सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से सारा इंटरेक्शन होता है, या फिर बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, या फिर बाय यूजिंग मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर मेथड्स बना करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो ये OOP का कॉन्सेप्ट है
ये कहता हमें कि हम जब भी उप को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना करके ही हम सारे इंटरैक्शंस करते हैं। चाहे किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को हमें एक्सेस करना हो तो हमें सिंपल उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम सारे वेरिएबल्स को या फिर सारे मेथड्स या फंक्शंस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो आप आवर ऑप्शन नंबर 1 will definitely be correct answer, right? Now question number 3. What data type cannot get lasting changes done to itself? कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि लास्टिंग चेंजेस नहीं गेट करता है, नहीं लास्टिंग चेंजेस देखने के लिए मिलता है? तो इनमें से कौन सा है? ऑब्जेक्ट टाइप, प्रिमिटिव टाइप, नंबर टाइप या फिर बोथ 1 and 2? देखते हैं इसका पैसेज में क्या लिखा हुआ है आंसर। सो देखिए, द ऑब्जेक्ट हैव देयर रेफरेंस स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। दीज वेरिएबल्स आर एबल टू मेक लास्टिंग चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैव देयर रेफरेंस स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, तो जिस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करते हैं उन वेरिएबल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो लास्टिंग चेंजेस को अपने अंदर दिखा सके। However, if primitive type of data या type of variables are stored, no method of the class can make lasting changes to these primitive data types। लेकिन अगर वही प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो उसमें लास्टिंग चेंजेस आपको शो नहीं करेंगे। तो सिंपल हिसाब है सर कि यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ 1 and 2। आपका क्वेश्चन है व्हाट डेटा टाइप कैन नॉट गेट लास्टिंग चेंजेस डन टू इटसेल्फ। कौन सा डेटा टाइप है जो कि लास्टिंग चेंजेस को अपने अंदर शो नहीं करता है? तो वो आपका ऑब्जेक्ट टाइप भी नहीं करता और प्रिमिटिव टाइप भी नहीं करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ क्लास इज द, एक क्लास जो है वो क्या होता है भाई? तो एक क्लास है ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल एंड मेथड्स। सिंपल, आपको ये ब्लूप्रिंट दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि यही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि बाकी सब जो है कि ये क्लास इज द मेमोरी एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल्स एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट नहीं, मेथड्स एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट नहीं, मेमोरी वेरिएबल या फिर मेथड एलोकेट नहीं करता है। यहां पर सिंपल क्या होता है कि एक क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है जो कि डिफाइन करता है कि उस क्लास के अंदर में कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे और कौन कौन से मेथड्स प्रेजेंट होंगे, और वो जो वेरिएबल और मेथड होंगे जो कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होंगे? सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे। यही होता है हमारा सबसे बेस्ट आंसर। So option number D is correct. Now next question is, the Java programming language has a term for its building blocks or basic elements। Java programming language के पास एक ऐसा टर्म है जो कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है या फिर बेसिक एलिमेंट होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वो हमारे पास जो है ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, टोकन। क्योंकि आपका टोकन जो होता है उस टोकन के अंदर में ही सारी चीज आती है। ये आपका लिटरल भी जो है वो टोकन के अंदर में आता है, आपका जो ये ऑपरेटर है ये भी आपका टोकन के अंदर में आता है, और आपका जो ये मेथड्स है ये सब आपका टोकन के अंदर में ही आता है। तो टोकन जो होता है वो आपका सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, that is the dash modifier states that the method is accessible to other classes। कौन सा ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जो हमें यह बताता है कि आपका जो मेथड है वो दूसरे के क्लास में भी एक्सेसिबल हो सकता है? तो भाई ऐसा सिर्फ एक ही हमारे पास मॉडिफायर है और वो मॉडिफायर का नाम है पब्लिक। यही पब्लिक मॉडिफायर जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने मेथड को दूसरे किसी क्लास से भी एक्सेस कर सको। सो आवर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 6,
जो कि हमारे पास है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स डिक्लेयर्ड इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर में टोटल 2 तरह के मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जिनमें से पहला को बोलते हैं इंस्टेंस मेथड और दूसरा जो होता है वो होता है क्लास मेथड। So first one is instance method and the second one is class method। ये पहला तीनों बिल्कुल नहीं होगा, इसमें से तीनों में बिल्कुल भी किसी को टिक नहीं लगाना है। एक होता है इंस्टांस मेथड और एक होता है क्लास मेथड। एक होता है इंस्टांस मेथड एंड द सेकंड वन इज क्लास मेथड, राइट। नाउ आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपके सामने यह रहा। अ प्राइवेट मेथड इज एक्सेसिबल ओनली। प्राइवेट नाम का जो आपका मेथड, प्राइवेट टाइप का जो आपका मेथड होगा, उसे आप कहां से एक्सेस कर सकते हो मैक्सिमम? तो आप प्राइवेट जो है ये आपको एक्सेस करने का परमिशन देता है सिर्फ जिस क्लास में आपने बनाया है उसी क्लास के अंदर में आप उस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने किसी भी मेथड को प्राइवेट बनाया है तो उस मेथड को हम उसी क्लास के अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। उस क्लास के बाहर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और उस पैकेज के बाहर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर। Now the question number 8, that is if you do not define any constructor for a class, the compiler will supply a dash constructor that has no parameters। तो अगर मान लीजिए आपके क्लास में आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है तो ऐसे में कोई टेंशन वाला बात बिल्कुल नहीं है। कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली, जो कंपाइलर होता है ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को भेज देता है आपके क्लास में, और ऐसा कंस्ट्रक्टर भेजता है जिसका कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर को भेजा जाता है जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। तो उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं? तो जब हम कोई कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं खुद से और हमारा जो कंपाइलर है वो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है, तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्टर बनता है उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो ऑप्शन नंबर 5 इज 100% करेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं ना बच्चे, इसको आप कितना भी कर लोगे ना तो बहुत है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में बैठने वाला है। और अब अगला हमारे इस सेशन का लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। इन ए फंक्शन द डैश कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द मेथड डज। एक फंक्शन के अंदर में जो आपका कलेक्शन होता है, जिसके अंदर में कलेक्शन होता है स्टेटमेंट का, जो डिफाइन करना है कि मेथड को क्या करना है, वो क्या होता है सर? तो ऑब्वियस ही बात है, वो उस मेथड का बॉडी होता है। सिंपल हिसाब है, दैट इज द मेथड बॉडी। आपका जो भी मेथड आप यहां बनाए हो, मान लो आपने बनाया है पब्लिक वॉइड ऐड, तो आप जब इसके अंदर में जो भी लिख रहे होंगे, इसके अंदर में आप जो भी लिख रहे होंगे वो आपका एक्सेस होता है, और यही इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड बॉडी, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड बॉडी, जिसके अंदर में सारा स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है। जो भी हम लोगों का लॉजिकल काम करना होता है, कुछ भी काम करना होता है, हम लोग ऐसे ही फंक्शन के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। आज के सेशन का सबसे लास्ट सवाल जो है, दैट इज व्हाट डज द प्लस प्लस ऑपरेटर डू इन ए जावा। तो जावा में प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या काम होता है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है आज के इस सेशन का। आप काइंडली इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आपको इन चारों में से कौन सा लगता है। आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन है अलग अलग। आप मुझे कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए लगता है कि सही है, और उसके बाद मैं इसका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं पिन करूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया बहुत लंबे समय के बाद, एक लंबा गैप के बाद। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्लास, बट अब क्लास कंटिन्यू होगी। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।